हमारा टॉपिक रहेगा अडोब फोटोशॉप 7। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो अडोब फोटोशॉप 7 को जानते हैं कि ये बिल्कुल बिगिनर ट्रेनिंग है जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट की जा रही है। तो अगर आप अडोब फोटोशॉप को जानते हैं तो बेशक आप इस ट्रेनिंग को ना देखें, क्योंकि चूँकि बिल्कुल ये ज़ीरो से शुरू की जा रही है, हो सकता है आपको इसमें बोरिंग फील हो। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वेब वगैरह में कुछ लेआउट वगैरह बनाना चाहते हैं या पिक्चर्स को थोड़ी बहुत क्रॉपिंग करना चाहते हैं, पिक्चर्स का साइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत जल्द इसका फोटोशॉप का अगला वर्जन जो है, लेटेस्ट वर्जन जो है सीसी, बल्कि सीसी 2020 जो है वो अपलोड किया जाएगा, जिसमें बेसिक के साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग भी होगी। तो अगर आप ये एडोब फोटोशॉप थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसको बेशक ना देखें, लेकिन अगर आप एडोब फोटोशॉप को बिल्कुल नहीं जानते तो ये ट्रेनिंग जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो ये है फोटोशॉप का प्रोग्राम, इस पर आपने क्लिक किया, फोटोशॉप आपके सामने ओपन हो गया। सबसे पहला टास्क जो इसमें आपने देखना है वो है एक नई एम्प्टी ब्लैंक फाइल क्रिएट करना। उसके लिए हम फाइल और न्यू, कुछ चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले तो ये है कि फ़ाइल का नाम अगर आप चाहें तो अभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में सेव करते वक्त भी आप इस फाइल का नाम दे सकते हैं। दूसरी बात इसका साइज़ है। इसमें पुराने वर्जन में याद रखिएगा कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लेटर लीगल वगैरह, अगर आप कोई पिक्चर पे काम करना चाहते हैं तो 2x3, 4x6, 5x7, 8x10। अगर आप वेब के लिए कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो पिक्सल्स में इसका साइज़ दे दिया जाएगा। या फिर कस्टम से मुराद ये है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई साइज़ लेना चाहेंगे तो ये पिक्सल्स में भी हो सकता है, इंचज़ में भी हो सकता है, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, किसी भी साइज़ में आप इसको दे सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको पिक्सल्स में रखें, तो इसमें कोई भी विड्थ और कोई भी हाइट दी जा सकती है। अज्यूम दैट कि इसको हम लोग 1024x768 के रेजोल्यूशन में इसको रखते हैं। अगली बात यह है कि इसकी रेजोल्यूशन, ये याद रखिएगा, इसको DPI या PPI दोनों बोला जाता है। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच और PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल पर इंच। ये लिखा भी हुआ पिक्सल पर इंच। तो इसमें 72 दिया गया। याद रखिएगा कि इसमें दो किस्म की रेजोल्यूशंस जो हैं वो ज़रा ज़्यादा यूज़ होती हैं, एक 72 और एक 300। अगर तो आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो बाद में आपको प्रिंट भी करना पड़ सकता है, तो कोशिश करें कि उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 रखें। लेकिन चूँकि वेब के लिए अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो वहाँ पे हमें फ़ाइल का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा रिक्वायर्ड होता है, ताकि एक पेज पे अगर ज़्यादा फाइलें लगाई जाएं तो उनकी रेजोल्यूशन जो है वो कम होनी चाहिए, ताकि उनका फ़िज़िकल साइज़ कम रहे और वो बहुत ज़्यादा साइज़ जो है उनका ना हो। तो इसलिए अगर वेब के लिए कोई आप डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसकी रेजोल्यूशन जो है वो आपने 72 रखनी है। उसके बाद इसके कलर मोड होते हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मोड्स पे काम करते हैं। कोई CMY के यानी सयान, मजेंटा, येलो और कैल्वन भी कहा जाता है, इसको ब्लैक भी कहा जाता है। कुछ लोग CMY के स्कीम पे काम करते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो RGB यानी रेड, ग्रीन, ब्लू पे काम करते हैं। इसी तरीके से आप ग्रे स्केल में भी ले सकते हैं वगैरह वगैरह। अज्यूम दैट कि हम इसको रेड, ग्रीन, ब्लू पे रखते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये जो कंटेंट आप नया ओपन कर रहे हैं, आइदर इसकी बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए या कोई सा कलर देना चाहेंगे या इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे। अज्यूम दैट कि हम इसको वाइट बैकग्राउंड पे ओके कर देते हैं। तो ये देखिएगा कि 1024x768 रेजोल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सामने ओपन हो गया। इसको आप मैक्सिमाइज कर लें। तो अगर आप इसको वाइट बैकग्राउंड में ना रखना चाहें, वंस अगेन इसको एक दफ़ा क्लोज करके फाइल, न्यू और बैकग्राउंड कलर। लेकिन कलर बैकग्राउंड रखने पे भी ये फ़िलहाल ये पुराना वर्जन है, वाइट ही देगा। वाइट देने की वजह क्या है, ज़रा यहाँ देखिएगा, दो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। एक सिंगल क्लिक से आप किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। अज्यूम दैट आप ये चाहते हैं आप जो काम कर रहे हैं उसका कलर रेड हो, और जो बैकग्राउंड पे पेज ओपन हो रहा है, कैनवस ओपन हो रहा है, उसका कलर भी आप जो देना चाहें। अज्यूम दैट मैं इसका सियान कलर देना चाहता हूँ। तो ये देखिएगा, अब ये होगा कि जब आप फाइल और न्यू करेंगे और बैकग्राउंड कलर देंगे तो आपको ये बैकग्राउंड सियान नज़र आएगी। एंड जो काम आप करेंगे, अज्यूम दैट मैं यहाँ से एक पेंसिल लेता हूँ तो ये रेड कलर आएगा। आप इस कलर को स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब आप फाइल, न्यू और बैकग्राउंड कलर लेंगे तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वही उस डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर होगा। अब चूंकि आपका फोरग्राउंड कलर सियान है, इसलिए आप जो भी ब्रश, पेंसिल जो भी लेके काम करेंगे वो सियान कलर में काम करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप एक दफ़ा इसका कलर चेंज कर लें। बैकग्राउंड कलर जो है वो आप ब्लू कर लें और फोरग्राउंड कलर जो है वो लेट्स सपोज आप रेड कर लेते हैं।
या कोई सा भी कलर कर लें। अब देखिएगा कि जैसे ही आप फाइल न्यू एक नई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और बैकग्राउंड कलर रखते हैं तो ये ब्लू बैकग्राउंड में ओपन होगी और इसके ऊपर कलर जो है वो रेड होगा। तो स्विच करने के लिए जस्ट यहाँ क्लिक कर दें तो ये स्विच हो जाएगी। और अगर आप डिफ़ॉल्ट कलर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट कलर का बटन बना हुआ है, या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कर दें तो डी प्रेस करते ही ये आपका डिफ़ॉल्ट कलर में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर अब यहाँ वाइट बैकग्राउंड है, सो अगर आप कलर रख भी लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड जो है वो वाइट ही रहेगी। और तीसरी ऑप्शन इसमें ये है कि अगर आप एक बैकग्राउंड बगैर किसी कलर के ओपन करना चाहते हैं, समटाइम हम PNGs वगैरह बनाते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे जिसमें आप की बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसके लिए आपको फाइल न्यू और इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में रखना है। याद रखिएगा ये ग्रे और वाइट डॉट जो हैं ये इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। आप जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होगी लेकिन बैकग्राउंड की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। तो हम फाइल न्यू और एक वाइट बैकग्राउंड जो है इसको ओपन करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहें पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेड डॉक्यूमेंट को ओपन करना तो आप ओपन में चले जाएं। ओपन में जाने के बाद आप अपने PC में जाके किसी भी इमेजेस को, किसी भी पार्टीशन में जो आपके इमेजेस पड़े हैं तो उनमें से कोई भी इमेज जो है वो आप ओपन करके उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब ज़रा कुछ टूल्स पे बात कर ली जाए कि कौन कौन से टूल्स हैं और एडोब फोटोशॉप में इनका क्या क्या काम है। अगर आप देखें तो ये एक टूल बॉक्स है लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा। याद रखिएगा कि आपके इस स्क्रीन के ऊपर जब आप ओपन करते हैं एडोब फोटोशॉप को इंस्टॉलेशन के बाद तो बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस ओपन होते हैं, लेकिन इनमें से फ़िलहाल जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें एक विंडोज़ में जाके हिस्ट्री का टूल बॉक्स या ये मैसेज बॉक्स और एक जो है ये आपका लेयर्स का बॉक्स, ये दो बॉक्सेस जो हैं ये आपके ओपन होने चाहिए क्योंकि फ़िलहाल जो हम काम करेंगे वो इन्हीं दो बॉक्सेस पे करेंगे। उसके बाद लेटर ऑन हम मुख्तलिफ बॉक्सेस खोलते जाएंगे और उनके मतलब डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपका लेफ्ट हैंड पे टूल बॉक्स है, सारी गेम इसी की है, सारे के सारे टूल्स इसी में से लेके आप काम करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें ये पहले नंबर पे जो लेफ्ट मोस्ट बॉक्स है, अगर आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के दो तरीके हैं। याद रखिएगा ऐसे बॉक्सेस जिनके साथ ये छोटे छोटे एरोज बने हुए हैं, इससे मुराद ये है कि ये सिंगल नहीं है, इनके आगे और भी मेन्यूज़ हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक कर लें बॉक्स फ़ौरन ओपन हो जाएगा, या फिर हाफ सेकंड तक आप इसके ऊपर क्लिक रखेंगे, बेशक लेफ्ट क्लिक की हाफ सेकंड तक रख लें तो वो आगे अपनी फर्दर मेन्यू को ओपन कर देगा। सबसे पहले इसमें जो टूल आपने देखना है वो है आपके सिलेक्शन के टूल। याद रखिएगा एक बात फोटोशॉप के अंदर बोली जाती है कि जिस बंदे को सिलेक्शन आ गई उसको हाफ फोटोशॉप आ गई, और ये जो ऊपर वाले को 3-4 टूल जो हैं ये सारे के सारे सिलेक्शन के लिए ही इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगुलर मर्की टूल। ये अपनी शक्ल से जाहिर हो रहा है कि ये सिलेक्शन एक स्क्वायर की सूरत में करेगा। ऊपर इसकी सपोर्ट के लिए 4 टूल फर्दर मौजूद हैं। पहला है न्यू सिलेक्शन, दूसरा है ऐड टू सिलेक्शन, तीसरा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और चौथा है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इनका हम बारी बारी काम देखते हैं। सबसे पहले आप न्यू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब याद रखिएगा रेक्टेंगुलर मर्की टूल है। सिलेक्शन लेने का तरीका ये है कि आप जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ रख के आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबा लेंगे और उसके बाद आप माउस को ड्रैग करेंगे। तो आप गौर कीजिएगा कि ये एक सिलेक्शन जो है ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ड्रा हो रही है। जहाँ जाके आप क्लिक छोड़ देंगे वहाँ ये सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी। लेकिन ये चूंकि न्यूज़ आपका कर्सर इस वक्त न्यू सिलेक्शन पे है, इसलिए जैसे ही आप कोई अगली सिलेक्शन करेंगे तो ये पिछली सिलेक्शन ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, इसके लिए हमें ऐड टू सिलेक्शन पे आना पड़ेगा। ऐड टू सिलेक्शन से मुराद ये है कि ये सिलेक्शन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ मुझे इस एरिया को भी सिलेक्ट करना है, इसके साथ साथ मुझे इस एरिया को भी सिलेक्ट करना है, या अज्यूम दैट यही सिलेक्शन जो है मुझे इसको एक्सपैंड करना, तो आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं या इसको किसी दूसरी सिलेक्शन के साथ मिला भी सकते हैं। तो ये ऐड टू सिलेक्शन का काम है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने सिलेक्शन थोड़ी ज़्यादा ले ली है, आपको उसमें से कुछ सिलेक्शन रिमूव कर देनी चाहिए, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे ले जाएंगे। अब ये होगा कि जिस सिलेक्शन को आप यहाँ से माइनस करेंगे वो सिलेक्शन यहाँ से निकल जाएगी। तो ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का काम है। और चौथा टूल जो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, उसका बेसिक काम ये होता है कि दो सिलेक्शनों की जो इंटरसेक्शन है वो रह जाएगी, बाकी सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अज्यूम दैट कि ये आपकी पहली सिलेक्शन है, अब याद रखिएगा ये आपकी दूसरी सिलेक्शन है, तो जो दोनों सिलेक्शंस का कंबाइन एरिया है वो आपका रह जाएगा और जो आपका बाकी दोनों सिलेक्शनों का जो फालतू एरिया वो सारे का सारा खत्म। अब ये कंबाइन एरिया था तो ये रह गया। तो बहरहाल जिस टूल की नीड होगी उसी टूल को आप सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन छोड़ना चाहें तो कंट्रोल डी, याद रखिएगा कंट्रोल डी, ये आप सेलेक्ट में आए तो यहाँ पे आपको डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी। तो किसी भी सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए आप शॉर्टकट में कंट्रोल डी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा टूल जो है वो एलिप्टिकल मर्की टूल, सिर्फ इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी, बाकी काम वही है कि आप एलिप्टिकल फॉर्म में इसकी सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। अब न्यू सिलेक्शन है, पहली ख़त्म हो जाएगी, अगली सिलेक्ट कर लेगा, सो ऑन। आप ऐड टू सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन जो है वो आपकी ऐड होती जाएगी। तो ये कोई स्काई बनाना चाहें, कार्टून्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको अमूमन बनी हुई नज़र आती हैं, तो ये स्काई वगैरह बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये सिलेक्शन निकल जाती है। सपोज़ आप क्रेसेंट बनाना चाहते हैं, तो क्रेसेंट के लिए आप एक काम करें, सबसे पहले तो एक सर्कल लगाएं, सेकेंड वन, उसके बाद ये जो है आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आपका टूल होना चाहिए। उसके बाद आप एक और सर्कल ड्रा कर दें। तो याद रखिएगा कि दूसरा सर्कल जो है वो पीछे वाले सर्कल के ऊपर जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ से वो सर्कल जो है वो ट्रिम हो जाएगा और ये आपका एक क्रेसेंट बन जाएगा। चलते चलते एक बात को और देखिएगा कि अगर आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाते हैं, आप ये चाहते हैं कि इसमें कोई सा कलर फिल हो जाए। मैं अज्यूम दैट कि यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर्स को दोबारा चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा फोरग्राउंड का कलर है और ये मेरा बैकग्राउंड का कलर है। तो ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने सिलेक्शन ली है, इस सिलेक्शन में मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल हो जाए। कंट्रोल दबाना है और बैक स्पेस की दबा देनी है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की दबाएंगे तो ये आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो इसमें फिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये फोरग्राउंड वाला कलर फिल हो जाए तो इसके लिए आप आल्ट दबा के बैक स्पेस की दबा देंगे, तो जो फोरग्राउंड पे कलर होगा वो आपका इसमें फिल हो जाएगा। अब अज्यूम दैट कि ये कलर जो है ये थोड़ा सा ग्रे टाइप है, अज्यूम दैट है ये ग्रे, ओके कर दें। उसके बाद ये होगा कि मैं क्रेसेंट बनाता हूँ। क्रेसेंट बनाने के लिए मैंने अगेन पहले एक बॉक्स लगाया, एक सर्कल लगाया और उसके बाद इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन में ये देखें, अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये ऊपर वाला ऐसा ट्रिम हो जाएगा। अब आप फोरग्राउंड वाला कलर चूंकि इसके अंदर फिल करना चाहते हैं तो आप इसके साथ आल्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये फोरग्राउंड कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अभी ये सिलेक्शन है, कंट्रोल डी कर देंगे तो ये सिलेक्शन जो है ये डिसअपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन में फिलिंग करना चाहें तो वो तो मैंने आपको बताया कि वो भी आपके पास चॉइस मौजूद है। अगला टूल जो है वो आपका सिंगल रॉ मर्की टूल। अब इसमें भी वही कि न्यू सिलेक्शन, आप एक नई सिलेक्शन ले सकते हैं। अब याद रखिएगा जैसे ही आप अगली सिलेक्शन लेंगे पिछली सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐड टू सेलेक्ट करते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि पहली सिलेक्शन के बाद अगली और उसके बाद अगली और उसके बाद अगली, कोई सी भी सिलेक्शन जो है वो आप आगे 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 फर्दर नई सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं। और इसी तरीके से आपका सिंगल कॉलम, इसमें भी अगर आप न्यू सिलेक्शन लेंगे पिछली सिलेक्शन सारी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐड टू सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जहाँ जहाँ पे आप लगाना चाहेंगे वो सिलेक्शन, वहाँ वहाँ पे आपकी वो सिलेक्शन जो है वो लगा दी जाएगी। और ये जैसे आप कंट्रोल डी करेंगे ये आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, समटाइम ये होता है कि आप बड़ी मेहनत से सिलेक्शन लेते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती से आप कंट्रोल डी प्रेस कर जाते हैं तो उससे वो डी सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट के अंदर ही कमांड मौजूद है रीसेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डी। उससे ये होगा कि जो सिलेक्शन अभी अभी आपने छोड़ी है उसको वो दोबारा रीसेलेक्ट कर लेगा। यानी कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल डी सिलेक्शन छोड़ने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट डी उसको दोबारा से रीसेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब ये होता है कि जब मैं कंट्रोल डी करता हूँ सिलेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी सिलेक्शन है इस सिलेक्शन के अंदर ये फोरग्राउंड कलर प्रेस फिल हो जाए। तो इस सिलेक्शन के लिए आपने आल्ट के साथ बैक स्पेस की प्रेस कर देनी है। तो इन लाइंस के अंदर ये जो फोरग्राउंड कलर है फिल हो गया। अब जैसे ही आप इन लाइंस को डीसेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको वो फिलिंग नज़र आएगी। तो ये चार टूल जो हैं ये आपके सिलेक्शन के लिए परफेक्ट है। मैं अभी तो एक एम्प्टी स्क्रीन पे आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम किसी पिक्चर के ऊपर भी इसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद सेकेंड वन, ये भी तीनों स्क्रीन सिलेक्शन के ही टूल और बड़े इंपॉर्टेंट टूल है। सबसे पहला टूल आपका लासो टूल है। याद रखिएगा इस टूल की सपोर्ट के लिए भी आपको चार ऊपर टूल जो हैं वो मिलेंगे। लासो टूल का काम ये है कि अब जब सिलेक्शन करने जा रहे हैं आप कहीं भी किसी भी एरिया से माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करें। अब आप इसको रिलीज़ नहीं कर सकते और अब आप अपने माउस को ड्रैग करें। जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो जिस साइड को भी आप अपने इस कर्सर को ले जाना चाहेंगे ये सिलेक्शन करता जाएगा। शर्त सिर्फ इसकी ये होती है, कंडीशन ये है कि आप इसके हेड को इसकी टेल के साथ ला के मिला दें। तो जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपको उतने एरिया को सेलेक्ट कर देगा। डिसेलेक्ट करें, दोबारा से देखिएगा, माउस का क्लिक दबाया और जिधर जिधर, शर्त यह है कि जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ बंद करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी ओपन एरिया में इसको छोड़ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जहाँ आपने कर्सर छोड़ा होगा वहाँ से लेके जहाँ से स्टार्ट किया होगा एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आपकी ड्रॉ कर देगा। और इसमें आपने जो सिलेक्शन ली है अगर इसमें आप कमी बेशी करना चाहें तो एज़ यूजुअल आपके वो टूल मौजूद हैं जो आपके ऐड टू सेलेक्ट के आप इसको इसमें सिलेक्शन का इजाफा भी कर सकते हैं। और इंटरसेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन
सॉरी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसमें से आप किसी भी सिलेक्शन को कम भी कर सकते हैं। और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन से मुराद ये है कि ये जो पहले की सिलेक्शन थी और ये जो अब की सिलेक्शन है, इनका जो कंबाइन एरिया है वो रह जाए और बाकी सारे का सारा ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा टूल जो है वो है आपका पॉलीगोनल लासो टूल। लासो टूल में तो ये होता है कि आप माउस को जिधर चाहे मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लिक रिलीज़ नहीं करना होता, और ये कर्व लाइंस भी लग सकती हैं। लेकिन पॉलीगोनल लासो टूल ये अपनी शेप में दिखा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइंस लगती हैं। इसके लिए शर्त ये है कि आपने पहला लेफ़्ट क्लिक करना माउस का, और लेफ़्ट क्लिक के बाद माउस छोड़ देना है। उसके बाद जिस साइड को भी आप माउस को ड्रैग करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपको फॉलो करती हुई जाएगी। ये देखिए, जिधर भी मैं माउस का क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ होती हुई आ रही है। इसका भी वही शर्त है कि जहाँ से इसकी हेड शुरू हुआ है वहाँ पे इसकी टेल आके ख़त्म हो जानी चाहिए। मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। एक और बात का इसमें ख्याल रखिएगा, अगर मैं ये समझता हूँ कि कोई एक सिलेक्शन गलत है, अज्यूम दैट कि ये वाला क्लिक जो मैंने अभी किया है, ये वाला क्लिक मैं समझता हूँ कि गलत हो गया, आप बैक स्पेस की प्रेस करें, ये वाला डॉट ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप समझते हैं ये डॉट जो है ये भी अपने मिस्टेकली लगा दिया, तो बैक स्पेस की प्रेस करें, तो बैक स्पेस की से कोई भी ऑप्शंस जो हैं वो आपकी रिवर्स हो जाएंगी, और ये पिछले टूल के साथ भी हो सकता है। और तीसरा टूल जो है वो आपका है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल बहुत खूबसूरत टूल है, आल्दो के नए वर्जन्स में इससे भी ज़्यादा एडवांस टूल्स आ गए हैं, लेकिन बहरहाल अगर पुराना वर्जन आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लासो टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैग्नेटिक लासो टूल के लिए एक इमेज ओपन करते हैं, क्योंकि एम्प्टी पे ये इतना खूबसूरत मंजर पेश नहीं करेगा। तो फाइल और ओपन। फोटोशॉप 7 में उन्होंने एक कमाल का काम ये किया था कि कुछ सैम्पल फाइल्स दी थी। कहाँ से मिलेंगी? अगर आप अपनी सी वाली पार्टीशन को ओपन करें, अब ये प्रोग्राम जो फोटोशॉप 7 है, ये चूँकि 32 बिट है, इसलिए ये आपको प्रोग्राम फाइल x86 के फोल्डर में मिलेगा। यहाँ आपको अडोब का फोल्डर मिलेगा, अडोब में आपको फोटोशॉप 7 का फोल्डर मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक सैम्पल्स का फोल्डर मिलेगा। ये सैम्पल फाइल्स उन्होंने प्रैक्टिस के लिए ही आपके सिस्टम में रखी हुई हैं। इसमें एक इमेज है डक्की, इसी को आप ओपन करते हैं और इसको आप मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि मैग्नेटिक लासो टूल जो है ये क्या रोल प्ले करती है। बड़ा खूबसूरत इमेज है, आसानी से समझ आ जाएगा इसमें कि मैग्नेटिक लासो टूल का क्या काम है। एज़ यूजुअल चारों टूल सपोर्ट के लिए इसके पास मौजूद हैं। मैग्नेटिक लासो टूल का काम ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कलर वेरिएशन है, जैसा कि ये बैकग्राउंड वाइट है और डक्की जो है ये येलो कलर में है, और आप इस डक्की को बैकग्राउंड से हटा के कहीं मूव करना चाहते हैं। अक्सर इस तरह का काम मिल जाता है कि एक पिक्चर में एक पर्सनालिटी मौजूद है, उसको वहाँ से कट करके किसी दूसरी जगह लेके जाना। आलमोस्ट कि ये मोबाइल में तो ये ऐप्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन अगर आप फोटोशॉप में आप काम कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपको। आप इसकी बॉडी को टच करते हुए कहीं एक क्लिक कर दें, अब क्या होगा, एक सिलेक्शन शुरू होगी, उसके बाद क्लिक रिलीज कर दें। अब आपने सिर्फ माउस मूव करना, और जैसे जैसे आप माउस मूव करते जाएंगे आपकी इस बॉडी के साथ एक छोटे 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 डॉट जो है सिलेक्शन की सूरत में लग जाएंगे। अब ज़रा गौर करें कि मेरा कर्सर जो है वो थोड़ा दाएं बाएं हो रहा है, लेकिन उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिएगा, जैसे जैसे मैं इसको माउस को इसकी स्क्रीन के साथ साथ मूव करता जाऊंगा और ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर जाएगा, और जैसे ही मैं इसकी टेल पे आके क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें 2-3 चीज़ों का और ख्याल रखना है जो कि आगे चल के हम पढ़ लेंगे। एज कंट्रास्ट 10% है। अब ये चूंकि एक वाज़ेह डिफरेंस है, समटाइम ये होता है कि कलर जो हैं वो मिलते जुलते होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेम एक जैसी होती हैं, तो फिर हम एज कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये जो डॉट लगाता है ये कितनी तेज़ी से लगाता जाए। एक दफ़ा कंट्रोल डी करें, दोबारा देखिएगा ज़रा, ये देखें ये डॉट जो है ये बड़ी तेज़ी से लगाता जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी से आपके कंट्रोल होंगे। एक बात का और ख्याल रखिएगा, सम टाइम कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें खुद दाएं बाएं मूव करना पड़ता है। अज्यूम दैट कि इस डक्की का ये एरिया मैंने सेलेक्ट नहीं करना, तो यहाँ पे आप मैनुअल क्लिक कर सकते हैं। अब जब मैनुअल क्लिक करते जाएंगे तो वो डॉट खुद से लगते जाएंगे, बाकी एज यूजुअल जो है वो आपका चलता जाएगा। तो ये मैग्नेटिक लासो टूल जो है ये आगे चल के भी आपको दिखाऊंगा कि इसके बहुत ज़्यादा काम है सिलेक्शन के हवाले से। उसके बाद मैंने चूँकि पहले बताया कि फोटोशॉप 7 है तो ज़रा टूल्स थोड़े पुराने हैं। अगर इसके बाद जब मैं आपको सीसी करवाऊंगा उसमें तो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स आ गए हैं, बल्कि कुछ लोग जो हैं वो यहाँ से सिलेक्शन लेना थोड़ा बेवकूफ़ाना अमल मानते हैं। वो समझते हैं कि ये सिलेक्शन जो है वो पेन टूल से सबसे ज़्यादा बेहतर ली जा सकती है। बहरहाल उस टूल का नंबर आएगा तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड 7 के लिहाज से एक बड़ा परफेक्ट टूल था। मैजिक वांड टूल का काम ये था
कि किसी एक सेम कलर पे आपने रख के क्लिक करना है। अज्यूम दैट, ये गौर कीजिएगा, ये वाइट बैकग्राउंड है। अब वाइट बैकग्राउंड पे जस्ट एक क्लिक करते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ वाइट बैकग्राउंड चली होगी वो वाइट बैकग्राउंड आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। क्यों सेलेक्ट किया? आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, आप उसको मूव करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बात का इशू है। दोबारा से देखिएगा कि मैजिक वॉन्ड टूल और आपने जस्ट एक क्लिक किया और ये मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट हो गया। लेकिन एक बात पे और फोकस कीजिएगा, अब ये ज़रा गौर करें कि ये डकी जो है ये येलो कलर में है। मैंने यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ किया। अब जैसे ही मैं यहाँ मैजिक वॉन्ड टूल, अब देखें ये इसने सिलेक्शन जो है ये बड़ी बोंगी सी सिलेक्शन जो है ये दे दी। यहाँ पे इससे रेलिवेंट एक टूल मौजूद है जिसके ऊपर लिखा हुआ है टॉलरेंस। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट ये 32 पे होता है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा क्यों हुआ? याद रखिएगा कि ये जो टोन चली है येलो की, ये एक जैसी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेश कलर है, यहाँ पे देखेंगे रंग और है, यहाँ पे देखेंगे और है, यहाँ लाइट कलर है। इसलिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसको जो कलर समझ आता है वो उस कलर को सिलेक्ट कर लेता है। अगर आप चाहें कि ये क्लिक करने से सिलेक्शन ज़्यादा करे तो आप ज़रा टॉलरेंस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के देखें। अज्यूम दैट मैं इसको टॉलरेंस लेवल को 70 पे ले जाता हूँ। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अभी देखें कदरे बेहतर है। अब ये कलर थोड़ा टोन में डिफरेंट था, इसलिए उसने इसको सिलेक्ट नहीं किया। और अगर मैं इस टॉलरेंस लेवल को 100 पे ले जाता हूँ तो अब आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें 3 चीज़ों के अलावा, एक आइज़ का कलर जो कि आइज़ ब्लैक एंड वाइट हैं, एक इसकी चोंच क्योंकि वो रेड कलर में है, और ये 2 एरियाज ये ग्रे कलर में है, ये उसने सेलेक्ट नहीं किए। बाकी ऑलमोस्ट टॉलरेंस को 100 करने की वजह से ये सारे का सारा एरिया सेलेक्ट हो गया। तो इसलिए टॉलरेंस लेवल को आप जब चाहें जहां चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 32 पे होता है। अब ये डकी सेलेक्ट करना था, अब ऐड टू सेलेक्ट से मुराद ये है कि यार ये ना छोड़ो, इसको भी साथ में सेलेक्ट कर लो। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एरिया अब चोंच के और आइज़ के अलावा बाकी सारे का सारा डकी जो है वो आपका सेलेक्ट हो गया। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल का काम है। एक और बात पे फोकस कीजिएगा चूंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया था कि लेयर वाली विंडो जो है ये आपकी कम से कम ऑन होनी चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि जब आपने एडोब फोटोशॉप में किसी भी पिक्चर को ओपन करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड होगी। ज़रा गौर कीजिएगा, इसके साथ छोटा सा लॉक नज़र आ रहा है, और जैसे ही इस लॉक पे आप अपना कर्सर लाएंगे तो ये आपको कहेगा इंडिकेट लेयर इज़ पार्शली लॉक्ड, कि ये लेयर्स जो हैं ये जुज़वी तौर पर लॉक हैं। यानी कुछ काम हो सकते हैं, कुछ काम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता? आप इसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं कर सकते। आप इसको, ये मूव टूल है, इसके बारे में भी आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। आप इसको मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि ये लेयर लॉक है। हाँ, कुछ काम हो सकते हैं। क्या हो सकता है? अज्यूम दैट आप इरेजर इस्तेमाल करेंगे तो ये इरेज हो सकती है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको बैकग्राउंड के तौर पे ट्रीट ना करूं, बल्कि इसको मैं एक लेयर बना दूं, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो लेयर्स में काम करना सबसे ज़्यादा अच्छा तस्वर करता है। सबसे ज़्यादा एडोब फोटोशॉप की खूबसूरती ये है कि ये लेयर्स में काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको जस्ट एक इस एरिया के ऊपर एक डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे अब ये लेयर होगी, और ये देखिए वो ताला जो है, लॉक का निशान जो था वो हट गया। इससे मुराद ये है कि अगर अब आप इस इमेज को मूव करना चाहें, ये मूव भी हो सकता है। अगर आप इस इमेज का साइज़ छोटा करना चाहें, आगे चल के आएंगी टूल्स कि हम इसका साइज़ कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। एक बात पे और फोकस कीजिएगा कि जब तक ये बैकग्राउंड है और आप यहाँ से इरेजर लेके इसको रिमूव करते हैं तो आप का वो इमेज रिमूव होने के बावजूद बैकग्राउंड पे वाइट कलर छोड़ जाता है। या आप मैजिक वॉन्ड टूल लेते हैं और यहाँ से आप इस वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं। याद रखिए कि डिलीट करने के बावजूद वो बैकग्राउंड वाइट ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लॉक लेयर बैकग्राउंड है, लेयर नहीं है। बट जब आप इसको डबल क्लिक करके ओके कर देंगे अब ये लेयर बन जाएगी। अब अगर आप सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं कि ये सिलेक्शन को डल करते हैं तो ये देखिएगा बैकग्राउंड आपकी ट्रांसपेरेंट हो गई। या मैं इस सिलेक्शन को छोड़ के इरेजर से यहाँ से कोई चीज़ इरेज करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखिएगा ये बैकग्राउंड जो है ये आपकी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है। ये उस सूरत में होगा अगर आपकी ये लेयर होगी। आगे चल के हम ये भी देखेंगे अगर तो ये बैकग्राउंड होगी तो बैकग्राउंड का काम ये है कि बैकग्राउंड ऊपर नीचे नहीं हो सकती। यहाँ पे हम अभी देखते ही देखते 3 4 5 लेयर्स जो हैं वो ओपन कर लेंगे। और मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप जो है वो लेयर्स में काम करना ज़्यादा अच्छा तस्वर करता है। तो किसी भी लेयर को किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है, यानी कोई भी चीज़ फ्रंट पे आ सकती है, कोई भी चीज़ बैक पे जा सकती है, लेकिन उसी सूरत में जब वो लेयर हो, अगर वो बैकग्राउंड हो तो वो अपनी जगह पे फिक्स है, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी।
तो इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं, लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका मैजिक वॉन्ड टूल था। एक और टूल छोटा सा देखते जाइएगा, क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का काम आप बेहतर जानते हैं, सेलफोन हर बंदे के पास है। आप जानते हैं कि सेलफोन में क्रॉपिंग जो है वो आपकी क्या करती है। फर्ज करें कि हमारे पास एक इमेज है और उस इमेज में से हम किसी चीज़ को क्रॉप करना चाहते हैं। ये मैंने एक इमेज जो है वो ओपन किया और इस इमेज में से मैंने जस्ट कंप्यूटर की ये लैपटॉप की तस्वीर जो है इसको क्रॉप करना। तो जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, अब आपने वो एरिया जिसको आप क्रॉप करना चाहते हैं सिलेक्शन से सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन उसके इर्द गिर्द आपने बना लेनी है। अभी भी आपके पास चांस मौजूद है, आप इस सिलेक्शन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब आप इसको फाइनल कर लेंगे उसके बाद आपने जस्ट इंटर करना, तो ये सिर्फ उतना इमेज रह जाएगा जितना आपने सेलेक्ट किया था, बाकी सारे का सारा क्रॉप हो जाएगा। तो ये छोटा सा टूल जो है ये आपका क्रॉपिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद ज़रा इस इमेज को बंद करें, हम ज़रा डकी पे वापस आते हैं। सबसे पहले तो इससे पहले कि हम अगले किसी टूल के ऊपर बढ़े, हमें कुछ और कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानना। शॉर्टकट्स क्योंकि हम किसी चीज़ को जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, किसी चीज़ को अगर आप अंडू करते हैं तो कैसे करते हैं। याद रखिएगा, आपने इरेज़र लिया और इरेज़र लेने के बाद आपने इसको इरेज़ कर दिया, लेकिन आप समझते हैं कि आपने गलत इरेज़ कर दिया। तो बाकी कंप्यूटर के तमाम सॉफ्टवेयर्स की तरह एडोब फोटोशॉप में भी Ctrl+Z जो है वो अंडू है। लेकिन होता यह है कि बाकी अक्सर सॉफ्टवेयर वर्ड में, एक्सेल में या इस तरह के दूसरे टूल्स में जैसे जैसे आप Ctrl+Z करते जाते हैं तो वो अंडू करता जाता है। और वर्ड वगैरह में Ctrl+Y से या मुख्तलिफ टूल्स मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स में किसी में Ctrl+R से आप रीडू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, फोटोशॉप में अगर तो आप जस्ट Ctrl+Z करेंगे तो ये अंडू करेगा, और जैसे ही आप दोबारा Ctrl+Z करेंगे तो ये रीडू कर देगा। अज्यूम दैट कि मैंने ये ज़रा इरेज़र 1 2 3 4 5 6, अब ये देखिएगा एक दफ़ा Ctrl+Z करेंगे, लास्ट टूल अंडू हो गया, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से Ctrl+Z करेंगे ये दोबारा रीडू हो जाएगा। अंडू करने के लिए आपको इसके साथ कंट्रोल के साथ आल्ट पकड़ के फिर दोबारा Z प्रेस करना होगा, तो ये फिर आपका अंडू कर सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि ये देखिएगा यहाँ पे हिस्ट्री का एक टैब आपके पास ओपन है, तो ये हिस्ट्री क्या करेगी, यहाँ पे ये इमेज ओपन हुआ था, पहले ये रेज हुआ, फिर तो जितने स्टेप्स आप आगे जाना चाहें और जितने स्टेप्स आप पीछे आना चाहें तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। अगली बात, हम इसको जूम करना चाहते हैं। जूम करने के लिए आपको कंट्रोल और स्पेस दबानी है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस दबाएंगे आपका कर्सर मैग्नीफायर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब यहाँ पे आपने दो काम करना है। पहला काम तो ये है कि आप किसी भी एरिया पर रख के जस्ट एक माउस का लेफ्ट क्लिक कर दें, तो वो जहां आपका माउस फोकस्ड था ये वहां से उसको थोड़ा सा जूम कर देगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करना चाहते हैं उसके लिए फिर आपने क्लिक नहीं करना, उसके लिए आप कंट्रोल स्पेस और माउस का क्लिक प्रेस करके रिलीज किए बगैर उस एरिया के इर्द गिर्द एक बॉक्स बना देना है। याद रखिएगा कि जिसके इर्द गिर्द आप ये बॉक्स बनाएंगे वो एरिया जो है वो आपका जूम हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को जूम ये देखें, ये जूम इन है, और अगर आप जूम आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए आल्ट और स्पेस और इसके बाद आपने माउस का क्लिक करना, तो वो चीज़ जो है वो आपकी जूम आउट होती जाएगी। अगर आपने एक्सट्रीम हद तक जूम इन किया हुआ है और आप ओरिजिनल साइज में जाना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करना है। और इसी तरीके से अगर आप जूम आउट कर चुके हैं और नॉर्मल साइज में आना चाहते हैं तो अगेन आप कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे। तो ये फिट टू स्क्रीन है। फिट टू स्क्रीन से मुराद ये है कि जितनी स्क्रीन के ऊपर, उसमें हो सकता है ये जूम इन करे, ये देखिएगा 110% आपको दिखा रहा है, हो सकता है कि ये आपको जूम करके दिखा रहा हो और हो सकता है आपको जूम आउट करके दिखा रहा हो। मैं एक आध इमेज जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें और दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये एक इमेज है आपके पास, तो ये देखें, ये चूँकि एक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन इमेज है तो ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर फुल है, लेकिन ये सिर्फ 22% है। बिकॉज मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, ये देखें अब ये 25% हो गया, 33% हो गया, 50% हो गया, 66%, अब ये 100%। लेकिन ये इमेज जो है इसकी वो भी हम बात करेंगे इसके पिक्सल्स पे कि ये इसकी विड्थ कितने पिक्सल है और हाइट कितने पिक्सल है। अब ये 100% है, लेकिन मैं इसको फिट टू स्क्रीन करना चाहता हूँ, कंट्रोल 0 करेंगे, अब ये 22% इसको जूम आउट कर दिया गया और ये आपकी फिट टू स्क्रीन पे आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर को जूम इन कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस और आल्ट स्पेस आप जूम आउट कर सकते हैं और कंट्रोल 0 आप उसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं।
अच्छा जी, आगे चलते हैं अगले किसी टूल के ऊपर। दोबारा से इसी डकी पे वापस आते हैं और क्लिक, जिस हालत में ये ओपन हुआ था उसी हालत में ये आपके पास आ गया। अब ज़रा ये नीचे ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपके पास मिलेगा पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल। इन दोनों टूल्स का काम तकरीबन मिलता जुलता है। सबसे पहले पैच टूल को डिस्कस करते हैं। अज्यूम दैट कि आपको कोई एक ऐसी पिक्चर मिलती है जो कटी फटी है। उस कटी फटी पिक्चर का अच्छा इसको ज़रा देखिएगा, मैं इरेज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इस टूल के साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर दो करली ब्रैकेट्स होती हैं, जिनमें एक ओपन हो रही है और एक क्लोज हो रही है, बल्कि दो ब्रैकेट्स होती हैं, एक करली ब्रैकेट्स और एक बिग ब्रेसेस। तो ये बिग ब्रेसेस या करली ब्रैकेट जो भी कहें, इस बटन को आपने बगैर शिफ्ट के दबाना है, तो ये आपका जो भी टूल इस्तेमाल करेंगे उसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, तो मैंने ये इरेज़र इस्तेमाल किया, तो यहाँ से ये देखिएगा, ये एरिया फ़र्ज़ करें कोई आपको कोई ऐसा ओल्ड इमेज मिलता है जो कटा फटा है, जिसको आपको रिपेयर करना पड़ता है। इसमें इन्होंने दिया हुआ सैम्पल के तौर पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये इमेज जो है ये यहाँ से डैमेज है और मुझे यहाँ पे एक पीस लगाना है। तो याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ से कहीं से कोई पिक्चर कोई इमेज, अब देखने में यहाँ और यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन चले मैंने यहाँ से एक एरिया सेलेक्ट किया। वो टॉलरेंस वाली बात भी आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसको सेलेक्ट कंट्रोल सी, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया रेक्टेंगुलर एलिप्टिकल मर्की टूल से, उसके बाद मैंने कंट्रोल सी कॉपी किया और कंट्रोल वी। एक और बात का ख्याल रखिएगा, जैसे ही आप इसको कंट्रोल वी करेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फोटोशॉप लेयर्स में काम करना ज़्यादा अच्छा ख्याल करता है। तो ये देखें, ये एक लेयर के तौर पे पेस्ट हो गया। बहरहाल इस वो लेयर्स पे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं कि कैसे किसी लेयर को ऑफ करना है और कैसे किसी लेयर को ऑन करना है। अब ये लेयर आपने सेलेक्ट कर ली। अब ज़रा आप आएंगे मूव टूल पे। मूव टूल से क्या होगा, आप इस लेयर को मूव करके वहाँ पे रखेंगे। अब देखें, बज़ाहिर देखने में वहाँ कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आता था, लेकिन जब ये वहाँ लेयर गई तो पता चला कि यहाँ पे एक वाज़ेह डिफरेंस मौजूद है। हम ऐसा नहीं करना चाहते। मैंने इस लेयर को पकड़ा और ये नीचे डस्टबिन है, डस्टबिन में रख दिया, ये लेयर मेरी डिलीट हो गई। अब मुझे यहाँ पे पैच लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे पैच टूल सेलेक्ट करना है। पैच टूल में दो चीज़ें हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। फ़िलहाल आपका कर्सर सोर्स पे है, तो आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका सोर्स है ये डैमेज है, इस सोर्स को आप रिपेयर करना चाहते हैं। यानी ये जो आपने सिलेक्शन ली है, सोर्स को आप रिपेयर करना चाहते हैं। अब देखें, जैसे ही यहाँ से बाहर कर्सर जाएगा तो शक्ल और हो जाएगी, यहाँ कर्सर आएगा तो शक्ल चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो सोर्स आप रिपेयर करना चाहते हैं, ये कहाँ से लेके करना चाहते हैं, पैच कहाँ से लेना। ये रफूगर कपड़े को रफू करते थे, या सड़कों में खड्डे पड़ जाते हैं तो कहते हैं जी सड़कों पे पैच वर्क चल रहा है। तो ये पैच वही चीज़ है कि जहाँ पे रिपेयरिंग करनी हो वहाँ से वहाँ कोई पीस लगा दिया जाए। रफूगर भी यही करते हैं कि कपड़े में सुराख हो जाए, वो करीब से कहीं से कोई धागा निकाल के उसको रफू कर देते हैं। अब जैसे ही इसको आप यहाँ पकड़ेंगे और इस सिलेक्शन को यहाँ मूव करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि इस एरिया से सैंपल उस जगह पे चला जाए। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ूंगा, अब ये देखें, यहाँ से उसने पीस लिया और वहाँ लगा दिया। अगर आप कंट्रोल डी सेलेक्ट करके देखें तो ये बहुत कम फील हो रहा है। ऑल्दो कि थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन वो आप आगे हम हीलिंग ब्रश टूल में जाएंगे तो उसमें ये मजीद भी क्लियर हो जाएगा। यानी एक दफ़ा फिर देखिएगा, मैं यहाँ पैच लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये हीलिंग ब्रश इसको पैच टूल को लिया और पैच टूल लेने के बाद कर्सर सोर्स पे रखा और इसके करीब तरीन एरिया पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने करीब तरीन एरिया पे क्लिक किया, कंट्रोल डी करें, ये देखें यहाँ पे ये रिपेयर हो गया। चलें एक और छोटी सी प्रैक्टिस मज़े की करते हैं इसके साथ। अब ज़रा गौर करें कि उन्होंने डक्की को एक आंख जो है वो गोल लगाई है और एक आंख जो है वो बैजवी लगाई है, यानी दोनों आंखें इसकी सिमिलर नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस डक्की की दोनों आंखें गोल होनी चाहिए। अगर तो मैं इस आंख को यहाँ से, ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी होगी, कंट्रोल वी, वही टूल जो सारी लैंग्वेजेस में, सारे प्रोग्राम्स में कंट्रोल कॉपी और पेस्ट के आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, तो ये एक नई लेयर बन गई। मूव टूल लें, मूव टूल लेने के बाद आप जैसे ही इसको यहाँ मूव करेंगे, लेकिन ये बहुत बुरी लग रही है, वाज़े तौर पे पता चल रहा है कि ये आई जो है ये यहाँ की नहीं है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने उस लेयर को दोबारा से डिलीट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ज़रा इसको दोबारा से ज़रा मैं जूम कर लूँ। अब ये आँख यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो हम ये लेके जाएंगे पैच टूल की मदद से। पैच टूल में आपने इस आई को यहाँ से पकड़ना और वहाँ मूव करना, बट अब ये आँख खुद मूव हो रही है, यानी ये
पैच जो है ये खुद कहीं जा रहा है, इसके लिए आप इसका कर्सर जो है वो डेस्टिनेशन पे रखेंगे। डेस्टिनेशन पे रखने के बाद इसके अंदर कर्सर लाएं और इसको आप मूव करें। अब जहां आप इसको मुनासिब समझते हैं वहां जाके इसको रिलीज कर दें। अब जैसे ही इसको रिलीज करेंगे, कंट्रोल डी सेलेक्ट करें, तो ये देखें आई जो है वहां जाके पेस्ट होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये उससे थोड़ी सी लाइट हो, लेकिन आगे कुछ टूल आ रहे हैं जिनकी मदद से ये आपका गिला भी दूर हो जाएगा कि ये यहाँ पे लाइट क्यों है। एक और काम देखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये एक आंख वाला डक्की होना चाहिए जिसके माथे पे सिर्फ एक आंख है, बाकी जो है वो दोनों आंखें इसकी नहीं हैं। तो इसके लिए भी मैं वही टूल इस्तेमाल करूँगा कि मैंने यहाँ से, ये ज़रा अज्यूम करें कि ये मैंने सिलेक्शन ली और इसको डेस्टिनेशन, यानी इस आंख को मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रिलीज़ किया, ये देखें ये आंख, कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, ये आंख वहाँ चली गई। अब ये आंख जो है ये मैंने यहाँ से ख़त्म करनी। सीसी करेंगे तो उसमें फोटोशॉप सीसी, उसमें एक कंटेंट अवेयर फिल या कंटेंट अवेयर मूव टूल मौजूद है, तो उसमें ये ज़्यादा खूबसूरत है, काम थोड़ा महदूद हो जाता है, लेकिन 7 में बैठे हैं इसलिए ये काम थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। अब ये आंख जो है ये हमें ख़त्म करनी है, और यानी इस सोर्स को हमें रिमूव करना है। तो आपने कर्सर दोबारा सोर्स पे ले आए, और सोर्स कहाँ से पीस लेके रिमूव होगा, यहाँ से आपने एक एरिया बता देना है। तो ये देखिएगा सोर्स रिमूव हो गया। अब देखें यहाँ पे अभी कुछ थोड़ा सा फील हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अगला टूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसी तरीके से ये आई जो है मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ। कहाँ से पीस लेके ख़त्म करना है, फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ से पीस लेना और इसके ऊपर भी लगा देना है, और कंट्रोल डी अगेन डी सेलेक्ट। अच्छा, अब देखिएगा कि यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ थी जो रिमूव कर दी गई, नो प्रॉब्लम। अगला टूल जो है वो ये काम ख़त्म कर देगा, हीलिंग ब्रश टूल। हील कहते हैं किसी चीज़ को रिपेयर करना, मुंदमिल करना। हीलिंग द वुंड्स यानी आपके ज़ख्म जो हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। तो आप अपने टूल का मुनासिब सा साइज़ करें, हीलिंग ब्रश टूल लें। आप जहाँ समझते हैं कि जो एरिया, जो सरफेस सही है, वहाँ से आप आल्ट दबाएं, अपने कीबोर्ड से आल्ट दबाएं और माउस का क्लिक करें, एक सैंपल कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब देखें, अब वहाँ कर्सर अपना लेके जाएं और देखें कि जहाँ जहाँ आप क्लिक कर रहे हैं वो कर्सर आपका साथ साथ चल रहा है। और याद रखिएगा कि वो एरिया जहाँ पे आपको फील हो रहा था कि थोड़ा सा गड़बड़ है, वो एरिया जो है वो आपका दुरुस्त हो जाएगा। सो ऑन, आप यहाँ से सैंपल लें और सैंपल लेने के बाद ये देखिएगा आपका वो हील होना शुरू हो जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल का एक काम मैं आपको और दिखाता हूँ। एक और इमेज लेते हैं, उसके ऊपर ये हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं। ये लें, ये खातून जो है ये खासी परेशान है, चलें इनकी परेशानी जो है वो थोड़ी दूर करते हैं। हीलिंग ब्रश टूल लेते हैं, हम इस पोर्शन को हील करना चाहते हैं। कहाँ से हील करना चाहते हैं, याद रखिएगा कि आपको जो सैंपल लेना है इसके करीब तरीन एरिया से लेना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैजिक वॉन्ड में मैं आपको बता चुका हूँ कि स्किन टोन जो हैं या मुख्तलिफ लोकेशंस पे मुख्तलिफ कलर हो सकते हैं, यानी यहाँ कलर थोड़ा ब्राइट हो सकता है, यहाँ जाके थोड़ा डार्क हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि जो सैंपल लेना है वो इसके करीब तरीन एरिया से लेना है। ये देखें, यहाँ से सैंपल लिया और आपने ये फिल कर दिया, यहाँ से सैंपल लिया, ये फिल हो गया, यहाँ से सैंपल लिया, आल्ट दबाते जाएं, क्लिक करते जाएं, सैंपल लेते जाएं और इसको फिल करते जाएं। अब इस खातून की परेशानी खासी हद तक आपने कम कर दी। ये ज़रा वापस आएँ, ये वो इमेज है और ये दूसरा इमेज है। एक और ख़ातून देखें, उसकी बेचारी की कंडीशन जो है वो ज़रा ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे रिपेयर होती है। तो ये देखें, इस एरिया को आपने रिपेयर करना है। अब करीब तरीन एरिया पे आल्ट दबा के सैंपल लेंगे और क्लिक कर देंगे, और ये देखें थोड़ा स्पॉट नज़र आ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप थोड़ा कर्सर को 2-3 दफ़ा मूव करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये देखिएगा, ये रेजोल्यूशन को इतना हाई डेफिनेशन इमेज नहीं है, इसलिए थोड़ी जो है वो आपको फील हो रहा है। अगर ये इमेज हाई डेफिनेशन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी थी। ये लें, यहाँ से आप सैंपल लें और यहाँ क्लिक कर दें। तो ये है जी आपका हीलिंग ब्रश टूल का काम, कि आप किसी भी चीज़ को जहाँ से हील करना चाहें वहाँ से आप इसको हील कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इसके बिल्कुल पहलू में एक टूल है, बल्कि दो टूल्स हैं, पेंसिल और ब्रश। उसका काम ये है कि आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट करें। पेंसिल का काम आप बेहतर जानते हैं कि आप जहाँ भी कोई काम, माउस का क्लिक दबाएं और पेंसिल को आप ड्रैग करते जाएं तो वो पेंसिल जो है वो आपकी आगे चलती जाएगी। वही आपकी करली ब्रैकेट्स आपकी इस लाइन को बारीक या मोटी करती जाएंगी। और अगर आप इसकी जगह पे ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो ब्रश आप जानते हैं कि ब्रश जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में तो कलर सही होता है, लेकिन साइडें जो हैं वो थोड़ी फेड होती हैं। तो आप पेंसिल का काम और ब्रश का काम दोनों ही ले सकते हैं। ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, पेंसिल के साथ सिर्फ ओपेसिटी होती है,
और ब्रश के साथ फ्लो भी है। ओपेसिटी से मुराद ये है कि अगर आप ओपेसिटी कम कर लेते हैं तो यही रेड कलर जो है ये थोड़ा लाइटर टोन में आ जाएगा, बल्कि यूं कहना ज़्यादा मुनासिब है कि पीछे से फेस नज़र आता रहेगा। दोबारा देखिएगा कि ये देखें, लेकिन अगर आपकी ये ओपेसिटी जो है वो 100% पे चली जाती है तो आप जो कलर फिल करेंगे वो इतना सॉलिड होगा कि पीछे से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आने देगा। जब हम आगे लेयर्स पे काम करेंगे ये ओपेसिटी का थोड़ा वहाँ भी काम जाएगा कि आप 2 लेयर्स बनाएंगे तो एक लेयर की आप ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर देंगे तो वो उसमें से सी थ्रू होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप काम पेंसिल और ब्रश से कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका क्लोन स्टम्प टूल। क्लोन स्टम्प टूल क्या करता है, समटाइम ये होता है कि आप किसी चीज़ का बिल्कुल क्लोन क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लोन क्रिएट कर, मसलन ये हमारे पास इस खातून की आईज़ हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यही आई किसी और जगह भी पेस्ट कर दी जाए। तो इस टूल का साइज़ अपने हिसाब से सेट करें और उसके बाद आल्ट प्रेस करें। आल्ट प्रेस करने के बाद आप क्लिक करें तो यहाँ से सैंपल ले लिया जाएगा। अब जहाँ जाके आप दोबारा क्लिक करेंगे ये देखें ये आई वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब ये काम लगभग जो है वो हीलिंग ब्रश टूल जैसा ही है या पैच टूल जैसा ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि अगर आप पैच लेके जाते हैं, ये देखें मैंने यहाँ से पैच लेके गया तो इसको बल्कि यहाँ से डेस्टिनेशन पे कर लें। अगर आप यहाँ से पैच लेके जाते हैं तो ये पैच वहाँ पे अपने वहाँ पे उस एरिया के मुताबिक एडजस्ट करेगा, क्योंकि इसका काम ही है, यानी ये देखेगा कि जो कलर वहाँ चला हुआ है वो कलर कौन सा है, इस कलर को और उस कलर को दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन इसको आप लाइट या डार्क नहीं कर सकते। बट जब आप क्लोन स्टम्प टूल में जाएंगे तो आप आल्ट दबा के क्लिक करेंगे और अब आप जहाँ जाके इसको पेस्ट करेंगे वहाँ ये लाइटर या डार्कर हो सकता है। कैसे हो सकता है, 2 चीज़ों पे फोकस करना है, एक ओपेसिटी और एक फ्लो। ओपेसिटी मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह करेंगे कि बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड में जो चीज़ है वो भी आपकी नज़र आती रहे। ये देखें मैंने आल्ट आइज़ का सैंपल लिया और यहाँ क्लिक किया, ये देखें वो बैकग्राउंड भी नज़र आ रही है। अगर आप मज़ीद इसकी ओपेसिटी को कम कर लेंगे तो ये बिल्कुल इसका एक अक्स रह जाएगा, ये देखें। लेकिन अगर आपकी ओपेसिटी 100% है तो फिर ये उतनी शिद्दत से इसको फिल करेगा कि बैकग्राउंड की चीज़ जो है वो आपकी नज़र नहीं आएगी। और फ्लो से मुराद ये है कि इसका कलर कितना होना चाहिए। सम टाइम ये ओपेसिटी और फ्लो दोनों एक जैसे ही नज़र आते हैं, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनमें जाके ओपेसिटी और फ्लो जो है वो फिर एक वाज़ेह डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो अगर आप कहीं भी चाहें, आप ज़रा गौर कीजिएगा, और आप इसको किसी दूसरी फाइल में भी ले जा सकते हैं। इसका मैं साइज़, फिजिकल साइज़ ज़रा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये मैं डकी वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ। अब अज्यूम दैट कि मैं यहाँ से आल्ट दबा के एक सैंपल लेता हूँ, अब डकी वाली फाइल पे आके क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ भी ये पेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप वही काम कि अगर आप इसकी ओपेसिटी और इसका फ्लो थोड़ा सा कम कर लेंगे तो ये आपको थोड़ा लाइटर मोड में डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। और पैटर्न स्टम्प से मुराद ये है कि आप कहीं भी कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी और फ्लो कम कर लें, लेकिन ये पैटर्न यही होंगे जो आपको दिए हुए हैं वही पिक्चर में फिल हो जाएंगे, आल्दो कि हम इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इसके ज़रा नीचे छोटा सा टूल है, देखिएगा, इरेज़र टूल। इरेज़र मैंने आपको बताया कि आप किसी भी जगह पे किसी भी इमेज को आप इरेज़ कर सकते हैं। ये डकी वाला इमेज हम दोबारा ओपन कर लेते हैं और ये हिस्ट्री में चले जाएं ताकि ये जहाँ पे जिस हालत में ये इमेज ओपन हुआ था उसी हालत में चला जाए। इरेज़र क्या करेगी, इरेज़र मैंने आपको छोटा सा पहले भी बताया कि जितने एरिया को आप इरेज़ करना चाहेंगे उतना एरिया जो है वो अब इरेज़ हो जाएगा। अब चूँकि ये बैकग्राउंड है इसलिए इरेज़ होने के बावजूद वो वाइट कलर इस्तेमाल करेगी। और अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये जो आपका बैकग्राउंड कलर है ये आपका रेड है, अब अगर आप इरेज़ करेंगे तो ये आपके बैकग्राउंड कलर, यानी अगर आप बैकग्राउंड में बैठे हैं, आपका इमेज बैकग्राउंड मोड में है तो आप इरेज़र इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आपका बैकग्राउंड कलर होगा वही बैकग्राउंड, वही उसके पीछे फिल होना शुरू हो जाएगा। अज्यूम दैट कि आपका ये बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू है, अगर आप डिलीट करेंगे तो ये होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि डबल क्लिक करके ओके कर लें, अब अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे इस डकी की बैकग्राउंड रिमूव करनी है जो कि वाइट है। वैसे तो ये मेरे पास मैजिक वांड है कि पहले मैं इस मैजिक वांड को सिलेक्ट करूं, लेकिन उसके लिए मुझे बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ओके करना है। अब ये बैकग्राउंड रिमूव करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन एक ही क्लिक से भी ये काम किया जा सकता है, वो क्लिक है मैजिक इरेज़र। मैजिक इरेज़र का क्या काम है, जैसे मैजिक वांड
किसी एक कलर को सेलेक्ट करता है, मैजिक इरेजर किसी एक कलर को डिलीट कर देती है। अब ये देखें, वाइट एरिया पे क्लिक किया, एक ही क्लिक में आपकी वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड जो है वो डिलीट हो गई। हम अक्सर इस तरह का काम करते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं कि जिनको हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, तो ये देखें एक सिंगल क्लिक करेंगे तो वो बैकग्राउंड जो है वो आपकी रिमूव हो जाएगी। तो ये काम जो है ये आपका मैजिक इरेजर करता है। बैकग्राउंड इरेजर है लेकिन इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है, फिलहाल टॉपिक में नहीं आएगा, इसलिए इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके बाद ये स्लाइस टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल है। हिस्ट्री ब्रश टूल भी अभी बाद में बात करेंगे, पेंसिल पे हम बात कर चुके हैं। चलें ये दो छोटे टूल हैं, इन पे बात कर लें। पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल। फाइल और न्यू, एक नई फाइल आप ओपन करेंगे जिसमें आप वाइट बैकग्राउंड लेंगे और इसका साइज़ जो है वो आप ये वाला देने के बाद ओके कर देंगे। अब याद रखिएगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कलर फिल करना चाहते हैं, कलर कौन सा फिल करेंगे? जो आपके फोरग्राउंड में होगा। अब अज्यूम दैट कि मेरे फोरग्राउंड में ब्लू कलर है। अब देखिए ये कर्सर इसका बना हुआ है, एक पेंट बकेट बनी हुई है और उसमें से कलर गिर रहा है, ये देखिएगा। और अगर आप इस वक्त ग्रीन कलर पे चले जाते हैं तो इसमें ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। अगर आप इसमें रेड कलर में चले जाते हैं तो इसमें रेड कलर फिल हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपका पेंट बकेट है। लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा कि आप इस डॉक्यूमेंट में अगर तो ओपेसिटी थोड़ी डाउन कर लेंगे तो कलर तो रेड ही है लेकिन इसकी बड़ी लाइटर टोन जो है वो फिल होगी। या ग्रीन है तो इसको दोबारा से न्यू में ले आए और ये देखें ये बड़ी ग्रीन कलर बड़ा लाइट सा फिल होगा क्योंकि आपने इसकी ओपेसिटी कम की है। और अगर आप 100% कर देंगे तो यही कलर आपका ग्रीन हो जाएगा। लेकिन मैं कोई एक कलर फिल नहीं करना चाहता, ज़रा दोनों कलर्स को चेंज कर लें, फोरग्राउंड को और बैकग्राउंड को। मैं ये चाहता हूं कि मुख्तलिफ टोन्स के कलर इसमें फिल हों। इसके लिए हमें करना ये होता है कि इसके ऊपर ही एक और टूल है जिसका नाम है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल पे आपने क्लिक करना। ग्रेडियंट टूल में सबसे पहला काम ये करेगा कि आप ही के दोनों कलर फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, ये देखें यहाँ पे बताएगा फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। और ये ज़रा इसको स्विच करें, ये देखें रेड इधर हो गया, ग्रीन इधर हो गया। तो ये देखें ये आपके फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है। ये ज़रा इसको ग्रेडियंट कुछ लगे हुए हैं तो इसको हम लोग रीसेट ग्रेडियंट्स पे चले जाते हैं ताकि ये सिर्फ जो इसके जेन्युइन ग्रेडियंट्स है वो रह जाए। ये देखें फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड से क्या मुराद है? अब आपने ये कलर सेलेक्ट कर लिया, अब ग्रीन रेड टू ग्रीन, लेकिन इसमें देखिएगा 4-5 फ्लेवर्स फिर आपको मिलेंगे। ये देखिएगा पहला है आपका लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट क्या करेगा? जो कलर आपका सेलेक्ट है आपने माउस का क्लिक जिस एंगल से जिस एंगल की तरफ लेके जाएंगे। अज्यूम दैट मैंने यहाँ से माउस पकड़ा और इधर ले आया तो ये देखिए एक साइड से रेड शुरू हुआ, एक साइड से ग्रीन, और इधर से आएगा तो रेड इधर, ग्रीन इधर, इधर से आएगा तो रेड इधर और ग्रीन इधर। ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है कि एक साइड से आपका एक कलर, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक छोटा क्लिक कर देता हूँ तो एक साइड पे रेड है और एक साइड पे ग्रीन है, लेकिन लंबा करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा ग्रेडियंट जो है इसको उसने नाम दिया हुआ है रेडियल ग्रेडियंट का। ये सर्कल में फिल करेगा। ये देखिएगा छोटा क्लिक करेंगे तो ये पता चल जाएगा ये क्या कर रहा है। ये देखिएगा ये रेडियल ग्रेडियंट है। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका एंगल ग्रेडियंट। एंगल ग्रेडियंट क्या करेगा? मैं सेंटर से एक लाइन खींच के नीचे तक ले जाता हूँ। ये देखें एक साइड से ग्रीन, एक साइड से रेड, और इधर से ऊपर जाके ये मिक्स हो गया। ये दो कलर्स में है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। आगे चल के कुछ इसके ग्रेडियंट सैंपल्स आएंगे तो उसमें हम मल्टी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद जो अगला ग्रेडियंट है ये है आपका रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट किसी एक कलर की रिफ्लेक्शन देगा। अज्यूम दैट मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचा तो एक कलर सेंटर में है, एक कलर ये है, और इसी की रिफ्लेक्शन जो है वो दूसरे साइड पे आ गई। आप इधर को भी बना सकते हैं रिफ्लेक्शन और इधर को भी आप रिफ्लेक्शन बना सकते हैं। और लास्ट वन जो है आपका डायमंड ग्रेडियंट। डायमंड ग्रेडियंट आपका एक डायमंड बनाएगा, लेकिन आप ये कलर रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको स्विच कर लें तो अंदर वाला कलर बाहर चला जाएगा और बाहर वाला कलर अंदर आ जाएगा। ये बैकग्राउंड बनाने के लिए बड़ा कमाल का काम है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो आप ही के दो कलर थे जो आपने यहाँ सेलेक्ट करिए। इसके पास क्या है? इसके पास जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। ये भी आप ही का कलर है लेकिन ये फोरग्राउंड होगा और उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट की तरफ चला जाएगा। फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, यानी एक साइड से आपका जो आपका कलर जो भी फोरग्राउंड होगा, अज्यूम दैट मैं फोरग्राउंड कलर रेड कर लेता हूँ तो ये देखें ये रेड से शुरू करेगा लेकिन दूसरे एंड पे जब जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। अच्छा जी, तो ये देखें ये कुछ इसके पास टेम्पलेट्स बने बनाए। आप किसी एक कलर को सिलेक्ट करें और उसके बाद ये फिल करें। हाँ, अब देखिएगा, अब अगर आप ये एंगल ग्रेडियंट लगाते हैं या रेडियल ग्रेडियंट लगाते हैं तो ये आपको बहुत खूबसूरत फॉर्म में, ये देखिए क्योंकि मल्टी कलर्स हैं, ये देखिएगा
मल्टी कलर्स हैं तो ये मतलब कई एक कलर जो है ये आपको बना के देगा। हाँ, आप छोटा क्लिक कर लें, आप ऊपर से नीचे ले आएँ तो ये बड़ा एक अमेजिंग सा ऑप्शंस बन जाएगी। तो ये बहुत सारे कलर्स हैं इसके पास, आप कोई सा कलर कोई सा कलर सेलेक्ट कर लें। ये देखें, तो वैसे तो ये फ़िलहाल गोला गंडा टाइप बैकग्राउंड बन रही हैं, लेकिन बहरहाल आप अच्छी बैकग्राउंड्स भी बना सकते हैं और उन बैकग्राउंड्स को आप पीछे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद कुछ ये जो इसमें दिए हुए हैं इसने ग्रेडियंट्स, लेकिन यहाँ क्लिक करें और ये देखिएगा एक स्विच बना हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये न्यू ग्रेडियंट्स हैं आपके। अज्यूम दैट आपसे चाहते हैं कि मैं मेटल्स के ग्रेडियंट या कलर हार्मनीज के ग्रेडियंट लेना चाहता हूँ। इस मैसेज पे गौर कीजिएगा, अगर तो आप इसको अपेंड करते हैं तो इन्हीं के आगे वो नए ग्रेडियंट भी दे देगा। ये देखिएगा कुछ नए ग्रेडियंट आ गए आपको, आप इसमें से सिलेक्ट करके जो इसकी जिस डिज़ाइन में आप इस ग्रेडियंट को बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप सिलेक्ट करके वो ग्रेडियंट बना सकते हैं। दोबारा से जाइएगा, कुछ ग्रेडियंट हम और ऐड करते हैं, मसलन यहाँ पेस्टल्स हैं, लेकिन इस दफ़ा आप अपेंड नहीं करते, ओके कर देते हैं। ओके का नुकसान या फ़ायदा ये होगा कि ये जितने भी ग्रेडियंट हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ वही ग्रेडियंट जो आपने चूज़ किया वो आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से ये कुछ स्पेशल इफेक्ट्स के ग्रेडियंट हैं, ओके कर दें तो ये आपको डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। कुछ आपके स्पेक्ट्रम्स हैं, इनको आप डिस्प्ले कर लें वो हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको रीसेट ग्रेडियंट्स करते हैं तो आपके वो जो जेन्युइन ग्रेडियंट्स हैं वो आ जाते हैं। तो इसी तरीके से सम टाइम ये ग्रेडियंट जो हैं ये इसकी विंडोज़ की डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने ये फ़ोटोशॉप इंस्टॉल किया है वहाँ पे ग्रेडियंट का एक फ़ोल्डर मौजूद होता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि नेट से कुछ ग्रेडियंट्स डाउनलोड करते हैं। ये देखिएगा आप इसको प्रोग्राम फाइल्स और एडोब और फ़ोटोशॉप 7 में आपको मिलेगा प्रीसेट्स का और प्रीसेट्स में आपको फ़ोल्डर मिलेगा ग्रेडियंट्स का। तो ये वही ग्रेडियंट्स थे जो आप वहाँ देख रहे थे। तो अगर आप गूगल से सर्च करें तो ये आपको ग्रेडियंट फ़ाइल जो है ये गूगल पे बनी बनाई भी मिल जाएगी, वहाँ से उन ग्रेडियंट फाइल्स को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद यहाँ अपलोड कर दें। उसका फिर एडवांटेज ये मिलेगा कि आप इन ग्रेडियंट्स को आप लोड भी कर सकते हैं। इसमें लोड ग्रेडियंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, और जैसे ही आप लोड ग्रेडियंट करेंगे तो जो ग्रेडियंट आपने ताज़ा तरीन डाउनलोड किया होगा उसको सेलेक्ट करके लोड कर देंगे तो वो ग्रेडियंट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपकी बैकग्राउंड है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर ग्रेडियंट जो है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टूल आगे मज़ीद देखिएगा, डॉज, बर्न और स्पंज, बहुत ही कमाल के टूल हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोई ऐसा इमेज ओपन करना है जिसके ऊपर आप इस टूल को बेहतर तरीके से देख सकें कि ये सारे टूल जो हैं ये आपके क्या करते हैं। अज्यूम दैट डॉज टूल क्या करता है, साइज़ इसका मैंने आपको पहले बताया कि टूल बार्स की मदद से। अगर आप टूल से नहीं करना चाहते तो यहाँ ब्रशेस पे क्लिक करके तो यहाँ से भी आप इस टूल का साइज़, ये देखें ये टूल का साइज़ छोटा हो गया, और अगर आप यहाँ से बड़ा करेंगे तो ये टूल का साइज़ जो है ये ऑटोमेटिकली आपको ये देखिए बड़ा होता जाएगा। अच्छा जी, अब डॉज टूल का बेसिक काम क्या है? वैसे तो ये यहाँ पे मिड टोन्स और शेडोज़ और हाईलाइट्स दे रहा है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको मिड टोन पे रखें। एक्सपोजर इसका आप 100% कर दें। आप समझते हैं कि कोई एक इमेज ऐसा है जहाँ पर कुछ डार्कनेस है, तो उस डार्कनेस को वाइटनेस में बदलने के लिए आप इस टूल को, डॉज टूल को इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल वैसे अगर आप शेडोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ शेडोज़ को करेगा, अगर आप हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे तो जो हाइलाइट्स हैं उनको करेगा, लेकिन इसका बेस्ट चॉइस ये है कि आप इसको मिड टोन पे रखें। तो ये करेगा ये कि आपकी इमेज में जहाँ जहाँ आप समझते हैं कि डार्कनेस है वहाँ पे ये लाइटनेस पैदा कर देगा। लेकिन अब कर ये रहा है कि एक क्लिक जो है वो इतना ज़्यादा वाइटनेस दे रहा है कि ये तस्वीर बदनुमा नज़र आ रही है। इसके लिए आपको इसका एक्सपोजर जो है वो थोड़ा सा कम करना है। अब क्या होगा, अब ये वाइटनेस देगा तो ज़रूर, लेकिन इतनी नहीं देगा कि आपकी वो तस्वीर जो है वो ख़राब हो जाए। अच्छा जी, दूसरा टूल जो है वो इसका रिवर्स है, वो है बर्न टूल। इसमें भी आप कर्सर कोशिश करें मिड टोन पे रखें और एक्सपोजर 100% करेंगे तो क्या करेगा, टूल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये देखें ये आपकी तस्वीर में उलट करेगा, यानी डार्कनेस बढ़ानी शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर लें। कम करने के बाद अब आप जहां समझेंगे कि आपको थोड़ी सी डार्कनेस देनी है तस्वीर में, तो मैंने बताया कि इसमें शेडोज़ और हाइलाइट्स भी हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप मिड टोन में रखें और जहाँ पर आप डार्कनेस देना चाहते हैं तो ये आपकी तस्वीर में डार्कनेस आ जाएगी। तीसरा टूल जो है वो है आपका स्पंज टूल। स्पंज टूल क्या करेगा, बड़ा मज़ेदार टूल है। स्पंज टूल का बेसिक काम ये है, ये टूल इस वक्त बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें। स्पंज टूल दो रोल प्ले करता है, इसमें एक है सैचुरेट और एक है डीसैचुरेट। सैचुरेट क्या करेगा, मैं एक इमेज ओपन करता हूँ, उसके ऊपर ये ज़्यादा खूबसूरती से आपको नज़र आएगी कमांड।
ये एक ब्राइड इमेज है। तो इसके ऊपर आप समझते हैं कि आपने इसको स्पंज टूल लिया और इसको आपने सैचुरेट कर दिया। फ्लो ऑफ कोर्स अगर 100% होगा तो बड़ी तेज़ी से काम करेगा। अब ये देखिएगा, जहाँ जहाँ आप इस टूल को यूज़ करेंगे ये तस्वीर जो है इसके कलर इंतहाई शार्प होते जाएंगे। सैचुरेट कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप इसको डीसैचुरेट करेंगे तो मैं बल्कि इसको पहले जेन्युइन फॉर्म में ले आता हूँ, और इसको अगर आप डीसैचुरेट करेंगे और 100% करेंगे तो ये देखिएगा कि इस तस्वीर में जो कलर की शिद्दत है वो थोड़ी कम हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें फ़ोटोशॉप में दो अपोजिट इमेजेस को जोड़ना पड़ता है, यानी किसी एक बंदे का इमेज काटा, किसी दूसरे इमेज के साथ उसको जोड़ दिया। अब एक इमेज जो है उसके कलर बहुत शार्प होते हैं, एक इमेज जो है उसके कलर जो है वो थोड़े लाइट होते हैं। तो इस काम के लिए फिर हम जो शार्प है या तो उसको लाइट कर लेंगे या जो लाइट है उसको शार्प कर लेंगे। अब इस तस्वीर में जो कलर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और तस्वीर जो है वो आपकी ग्रे स्केल में कन्वर्ट होती जा रही है। लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा शिद्दत से नहीं कम करना चाहते तो आपको इसमें फ़्लो थोड़ा कम कर लेना चाहिए। उससे ये होगा कि फिर जब आप इस टूल को चलाएंगे तो ये कलर कम ज़रूर करेगा लेकिन इतनी शिद्दत से कम नहीं करेगा। तो ये सैचुरेट और डीसैचुरेट का काम भी आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ब्लर, शार्पन और स्मज टूल। ब्लर टूल का काम क्या है? अगर आप किसी इमेज के किसी एरिया को थोड़ा ब्लर करना चाहते हैं, ये देखिएगा आजकल सेल फोन्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि जैसे ही आप उसमें पोर्ट्रेट लेते हैं तो वो थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाती। तो आप गौर करें कि ये इमेज जो है ब्लर हो रहा है। तो ज़्यादा ब्लर नहीं करना चाहते तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर लें, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा, और अगर स्ट्रेंथ 100% पे है तो वो इमेज जो है वो तेज़ी से ब्लर हो जाएगा। तो अगर आप याद रखिएगा कि आप सारे इमेज को ब्लर नहीं करना चाहते, सिर्फ फेस को करना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि कोई सा भी सिलेक्शन टूल ले लें, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद जितने एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जब आप ब्लर टूल या कोई सा भी, सपोज आप सारे इमेज का कलर शार्प नहीं करना चाहते, सारे इमेज को वाइट नहीं करना चाहते, तो ये देखें जितना एरिया सेलेक्ट किया सिर्फ उतने एरिया पे ये इमेज जो है ये काम करेगा, बाकी एरिया पे नहीं करेगा। तो आपको किसी भी सिलेक्शन के ऊपर काम लेके जब यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी एरिया पे काम करेगा। तो सिलेक्शन अगेन देखें कि मैंने ये सिलेक्शन ली और सिलेक्शन लेने के बाद मैंने ब्लर करना, तो मैं जब ब्लर करूंगा तो ये जितना सिर्फ सिलेक्शन है वही ब्लर होगा, बाकी एरिया जो है वो आपका ब्लर नहीं होगा। दूसरा टूल ऑब्वियसली इसका रिवर्स टूल है। रिवर्स टूल से मुराद है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करेगा? ये आपकी इमेज को शार्प कर देगा। याद रखिएगा शार्पन टूल ये इसके जो दुपट्टे का बॉर्डर है, अगर इस पर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत कमाल का काम करेगा। ये देखें ज्वेलरी पे करें तो मैं इसको अनडू, ये देखिएगा अगर आप यहाँ पे अपना आइज़ का फोकस रखें यहाँ पे तो आपको फील होगा कि ये देखें शार्प होने के बाद ये इमेज क्या करेगा। फेस पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फेस जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका शार्पन टूल ये काम करता है। तीसरा टूल जो आपका स्मज टूल है, स्मज टूल का काम ये है कि सम टाइम फेस फिगर्स को थोड़ा बहुत हिलाना पड़ता है हमें, तो उसके लिए फिर आप स्मज टूल इस्तेमाल करके आप फेस फिगर्स को, ये देखें फेस फिगर्स को थोड़ा बहुत दाएं बाएं मूव करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पिक्चर के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हो फ़ोटोशॉप को। आप हो सकता है कोई प्लेसेस हैं, कोई बैकग्राउंड है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई इस तरह की चीज़ है जिसके ऊपर आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो ये स्मज टूल का बेसिक काम ये होगा कि किसी भी चीज़ को थोड़ी सी मूव करने के लिए आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऊपर वाले जो बेसिक टूल्स हैं इनका ये काम जो है इसके साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप किसी इमेज को रीसाइज करना चाहें, अज्यूम दैट कि ये इमेज है, अब जब तक तो ये बैकग्राउंड है, मैंने आपको बताया कि इंडिकेट कर रहा है कि लेयर इज़ पार्शली लॉक्ड। पहला काम आप इसको मूव टूल से मूव नहीं कर सकते। दूसरा काम हम आगे चल के एडिट में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, फ्री ट्रांसफॉर्म, कि आप किसी भी इमेज का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये चूँकि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती, तो आपने जस्ट इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद ओके कर दें, इसको लेयर बना दें। अब जैसे ही लेयर बन गई, मूव टूल में आए। अब पहला काम तो ये है कि ये बड़े आराम के साथ मूव हो सकता है, और दूसरा काम ये है कंट्रोल टी करें। अब जैसे ही कंट्रोल टी करेंगे तो ये देखें इस इमेज के चारों तरफ ये देखिएगा ये डॉट्स जो हैं अपीयर हो रहे हैं। इसका मकसद ये है कि आप इस इमेज को जितना छोटा बड़ा करना चाहें, रीसाइज़ करना चाहें, रीसाइज़ कर सकते हैं। और जब आप फाइनल कर दें या इंटर कर दें या आप ये गुड पे क्लिक कर दें,
तो ये आपका इमेज जो है ये रीसाइज हो जाएगा। ये काम आप कंट्रोल टी से कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये स्लाइस टूल है, इसको हम यूज़ करेंगे ये जब हम वेब में बैकग्राउंड्स वगैरह बनाते हैं तो इसमें स्लाइसिंग की बड़ी अहमियत होती है। तो बहरहाल इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा स्लाइड सा जो टच है वो आपको हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर देता चलूँ कि हिस्ट्री ब्रश टूल जो है उसका क्या रोल है। अज्यूम दैट कि ये एक ब्राइड इमेज है और मुझे इसको हिस्ट्री में लेके जाना है। हिस्ट्री से मुराद ये है कि मैंने इस इमेज का कुछ एरिया जो है वो वाइट कर दिया, कुछ एरिया जो है वो मैंने इसको बर्न करके थोड़ा डार्क कर दिया, किसी एरिया को स्पंज में सैचुरेट करके मैंने ज़रा कलर थोड़े से तेज़ कर दिए, किसी एरिया को मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया। यानी छोटे छोटे टूल मैंने तस्वीर के बेशुमार जगहों पे लगाए हुए हैं। अब अगर आप यहाँ से इस इमेज को वापस ले जाते हैं तो ये सारे के सारे टूल्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने फेस को थोड़ा सा ब्लर किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बाकी कहीं लाइट किया, कहीं डार्क किया, कहीं उसका सैचुरेट किया, वो चीज़ें अपनी जगह पे बरकरार रहें। तो इसके लिए आपको हिस्ट्री ब्रश टूल में जाना और हिस्ट्री ब्रश टूल का साइज़ अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे आप इस हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करेंगे वो एरिया हिस्ट्री में चला जाएगा, यानी उस एरिया के ऊपर जितने दूसरे टूल चले हुए हैं उनका काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखें। लेकिन अगर टोटली ख़त्म नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ख़त्म करना है, तो अगेन वही कि इसके ऊपर फ्लो और ओपेसिटी इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करें और जितना फिर आप उसको यूज़ करेंगे। अब देखें इतनी शिद्दत से वो टूल जो है जो चले थे उनमें से कुछ चीज़ रह जाएगी और कुछ चीज़ जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक और मज़ेदार सा काम इस पिक्चर के साथ करते हैं। मुझे इस पिक्चर को एक क्लिक में ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना। वैसे तो हम डीसेचुरेट पढ़ चुके हैं कि स्पंज में जाएं और इसको डीसेचुरेट कर दें कि तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रे में चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करना। इसको इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे आपको एक कमांड मिलेगी डीसेचुरेट, इमेज एडजस्टमेंट डीसेचुरेट। ये देखिएगा ये तस्वीर जो है ये एक क्लिक से ब्लैक एंड वाइट में ट्रांसफ़र हो गई। अब करना मुझे ये है कि इस खातून के ज्वेलरी को और लिप्स को मैंने दोबारा कलर करना। अब अगर तो मैं अंडू करूँगा तो डेफिनेटली ये इमेज पूरा कलर हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। अब आता हूँ मैं हिस्ट्री ब्रश टूल के ऊपर और इसका टूल साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। जितना टूल छोटा होगा और जितना आप जूम जाएंगे, याद रखिएगा कि क्वालिटी उतनी ही बढ़ेगी। अब देखें ये रीस्टोर तो हो रहा है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। मैंने इसको 100% करना है तो फ्लो और ओपेसिटी दोनों को आप 100% पे ले आएँ। उसके बाद क्या होगा ये देखें, आप जहाँ जहाँ इस पिक्चर को कलर करना चाहेंगे वहाँ वहाँ आप इसको हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करेंगे। अब ये देखें ये ज्वेलरी जो है ये भी थोड़ी थोड़ी जहाँ पे आप समझते हैं कि ये कलर हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया कि टूल का साइज़ जितना छोटा होगा और जूम जितना ज़्यादा होगा आप उतना ही मज़ेदार काम जो है वो कर सकेंगे। ये इमेज आल्दो इतना ज़्यादा क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर ये एचडी इमेज होता तो ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देता। एक और बात याद रखिएगा, टूल यूज़ करते हुए, अब मैंने ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, इस टूल को यूज़ करते हुए मुझे स्क्रीन को मुझे जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट स्पेस प्रेस करनी है। जैसे ही स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका वो टूल टेम्परेरी तौर पर अपना काम छोड़ देगा और आप स्क्रीन को दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्पेस दोबारा छोड़ेंगे तो वही टूल फिर काम करना शुरू कर देगा। ये लें जी, ये आइज़ का कलर जो है ये भी मैंने रिस्टोर किया। अब सेकंड आई इस पे चले जाएं, मैंने इसको भी रिस्टोर कर लिया। उसके बाद आप जहाँ कहीं चाहें, अज्यूम दैट कि ये ज्वेलरी जो चली हुई है, जो ज्वेलरी इसने पहनी हुई है, मैं इसका भी कलर, मैंने आपको पहले बताया कि टूल छोटा रखें और जूम ज़्यादा करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोई भी किसी की भी किसी कज़न की, किसी दोस्त की कोई पिक्चर है, उसको इस तरीके से उसे एडिट करके उसे प्रिंट करवा के दें तो गिफ्ट करें तो वो बहुत खुश होगा कि आपने उसको एक अच्छा तोहफ़ा जो है वो दिया। तो इस तरीके से आप इसको, ये काम जो है ये आपके हिस्ट्री ब्रश टूल का है। यानी कहने का मकसद ये है कि बेशुमार टूल जो है वो आपने वहाँ पे चलाए हुए हैं किसी भी पिक्चर पे, और अब आप चाहते हैं कि उन टूल्स को सबको ख़त्म नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सब, ये देखें, सबको ख़त्म किया तो वो सारे टूल ख़त्म हो जाएंगे। कुछ टूल रखने हैं, कुछ टूल नहीं रखने, या किसी एरिया पर टूल
जो हैं वो चले रहें और किसी एरिया पे आप समझते हैं कि नहीं उन टूल्स का काम ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपने फिर उस एरिया पे हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ करना है। तो वो एरिया जो है वो हिस्ट्री में चला जाएगा, जैसा कि ये आपका जा रहा है। तो ये आपका मज़ेदार सा काम जो है ये आपका हिस्ट्री ब्रश टूल का काम है। एक आध छोटी सी टिप और देखिएगा, जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे एक कमांड है हमारे पास फेदर। अज्यूम दैट मैंने इस खातून के फेस को सिलेक्ट किया, ये देखें, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी किया। फ़र्ज़ करें कि मैं एक न्यू बैकग्राउंड, एक नई फ़ाइल जो है वो ले लेता हूँ और मैंने बैकग्राउंड कलर यानी ये ब्लैक बैकग्राउंड मौजूद है, तो मैंने ये एक ब्लैक बैकग्राउंड वाली फ़ाइल ली और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें इस पिक्चर के जो एजेस हैं वो बहुत शार्प हैं। फेदर क्या करता है कि जब आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो उसके एजेस जो हैं वो शार्प नहीं रहने देता। दोबारा देखिएगा, सिलेक्शन लेने से पहले मैंने फेदर को अप्रॉक्सीमेटली 30 पिक्सल पे सेट कर दिया। अब ये होगा कि अब जब आप इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, इसको कॉपी करेंगे और अब जाके जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखिएगा कि अब इसके कॉर्नर जो हैं वो शार्प नहीं है। तो अक्सर आप फ़ोटो स्टूडियोज़ में जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने कुछ पिक्चर्स जो हैं वो मॉडल्स की लगाई होती हैं मुख्तलिफ साइज़ में, तो उसके कॉर्नर जो हैं वो इस तरीके से शार्प होते हैं। यानी आपने जब सिलेक्शन लेनी है तो उससे पहले आपने फेदर को किसी भी रेशो पे सेट कर देना है। उसके बाद आपने सिलेक्शन लेके कंट्रोल सी करना है। जब आप किसी नई डॉक्यूमेंट में जाके उसको पेस्ट करेंगे तो वो जो पेस्ट होगी उसके कॉर्नर्स जो हैं वो शार्प नहीं होंगे, बल्कि वो थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर्स होंगे। तो ये फेदर जहाँ पे आप बढ़ाना चाहें वहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं।